कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट में हम लोग बात कर रहे थे शिफ्टिंग की, कि किस तरीके से शिफ्टिंग करके 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करके हमने देखा कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करने पर ये हाइड्राइड के फॉर्म में H- के फॉर्म में ये इधर चला गया और ये प्लस आपका यहाँ पर आ गया। तो देखिए जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन था ये कितना बन गया, ये सीधे सीधे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। बहुत भयंकर स्टेबिलिटी आ गई। चलिए एक और ऑप्शन बन सकता था, यहाँ पर इस 1,2 की पोजीशन पर H भी मौजूद था और मिथाइल भी मौजूद था। चलिए हम एक काम और करते हैं, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग करके देख लेते हैं कि 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग से क्या होता है। 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग से क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपका अगर आप ये H लेते हैं और ये आपका CH3 लेते हैं और ये आपका CH2 प्लस है। अब यहां से जरा देखिए चीजों को, देखिए ये आ जाता है मिथाइल शिफ्टिंग अगर कर देते हैं तो 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग के बाद क्या बनेगा, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग के बाद बनेगा ये आपका CH3, ये H यही रहेगा और ये वाला प्लस अब इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये मिथाइल यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा मिथाइल, यहाँ से यहाँ आ गया। जरा मुझे बताइए ये कार्बोकैटायन कैसा बना। 2 डिग्री कार्बन पर अगर प्लस आता है तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है और 3 डिग्री कार्बन पर अगर प्लस आता है तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है। आपको मैं पहले बताऊं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन and 2 degree carbocation is more stable than 1 degree carbocation and 1 degree carbocation is more stable than methyl carbocation. So obviously this hydride shifting will be favorable for this reaction, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी का कार्बोकैटायन चाहिए, तो हमारी मैक्सिमम स्टेबिलिटी 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग से मिल रही है बेटा। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग हमारी मैक्सिमम फेवरेबल कंडीशन है। तो क्या करिएगा, अगर कई सारे ऑप्शन बनेगी 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1,2 मिथाइल फिनाइल शिफ्टिंग, तो किसी ऑर्डर की परवाह मत करिए। परवाह इस बात की करिए कि किससे मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकैटायन मिल रहा है। जिससे भी मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकैटायन मिले उस शिफ्टिंग को फॉलो करिए और मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकैटायन बनाइए, तब आपका जो रिएक्टिविटी ऑफ SN1 होगी वो मैक्सिमम होगी। इसके बाद हम सेकेंड स्टेप पर आते हैं, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 पर आपका ये जो बनता है CH3 ये जो बना आपका, आपने 3 डिग्री बनाया था ना 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद, हाँ तो 3 डिग्री बनाइए, ये ऐसे बना था आपका और ये आपका CH2 था और इससे ये H आके जुड़ गया था ना, ये वाला बना था। हाँ अभी आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना और इसके पास अब ये न्यूक्लियोफाइल आ गया। न्यूक्लियोफाइल के पास मान लीजिए OH माइनस है, ये न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो ये आपका फास्ट स्टेप होगा बेटा, ये आपका फास्ट स्टेप होगा। फास्ट स्टेप होगा और फास्ट स्टेप होने के बाद ये आपकी फाइनली आपको कंपाउंड मिल जाएगा कि कंपाउंड बनेगा क्या, कहाँ पे OH आएगा। तो आपको मिल जाएगा कि OH यहाँ पर आएगा। इस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब जैसे कि आप सब कि स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप अगर मैं इसकी रेट लिखना चाहूँ तो कैसे, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसे हम शॉर्टकट में कहते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो स्लो स्टेप के हिसाब से रेट को लिखा जाएगा। रेट को अगर आप लिखोगे स्लो स्टेप के हिसाब से, रेट विल बी इज इक्वल टू K। और पहला स्टेप जो था वो स्लो स्टेप था और पहले स्टेप में कहीं बेस मौजूद था, पहले स्टेप में कहीं बेस मौजूद नहीं था। इसका मतलब वहां पर सिर्फ RX था, वहां पे सिर्फ RX था, वहां पर बेस प्रेजेंट नहीं था, यानी कि बेस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। तो ऑब्वियसली जो रेट लॉ है होता है, रेट लॉ में जो उसकी पावर्स होती हैं, कॉन्सेंट्रेशंस की पावर होती हैं, उनका सम ऑर्डर है। यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो आपका 0 + 1, so that's why this is called SN1। इससे पहले आपने, इस रिएक्शन से पहले आपने जो रिएक्शन देखी थी उस रिएक्शन में हमने समझा था, इस रिएक्शन से पहले जो हमने रिएक्शन देखी थी उस रिएक्शन को हमने समझा था
सब बंद हो गया है। नहीं था। मैं दौड़ के सारे इस रिएक्शन से पहले हमने जो समझा था बेटा, इस रिएक्शन को देखा था ना, SN2 वाले को देखिए, SN2 वाले को आपने देखा था। तो SN2 में आपने समझा था इस बात को कि वहां देखिए जब आप इसकी SN2 की मैकेनिज्म कर रहे थे और आप उसका रहे थे, तो ये देखिए ये आपका SN2 जब आपका ये बन रहा था, इसमें क्या हो रहा था, इसमें यहाँ एक ही स्टेप हो रहा था और उस एक स्टेप में आपका RX और OH दोनों प्रेजेंट। तो जब RX और OH दोनों प्रेजेंट था, तो अगर आप इसकी रेट को लिखना चाहेंगे, रेट ऑफ SN2, आप जब रेट ऑफ SN2 लिखना चाहेंगे तो रेट ऑफ SN2 में क्या होगा, यानी कि रेट ऑफ SN2 को लिखना चाहेंगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा K, और वहां पे RX भी प्रेजेंट था बेटा, और वहां पे बेस भी प्रेजेंट था, एक बेस भी प्रेजेंट था, एक कोई बेस था वो भी प्रेजेंट था। तो इस तरीके से जो ऑर्डर आया वो हमारा 2 आया, तो 1 + 1 आपका 2 आ गया। 1 + 1 आपका जो 2 आया ना, तो ऑर्डर इस तरह से आपका 2 आया था, वैसे ऑर्डर 2 नहीं आता। अब जरा इस बात को समझिए आप कि हमने यहाँ पर SN1, SN2 और उसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग, इन चीजों के बारे में समझा। अगर मैं और बड़े एक ग्रुप को ले लूं और मैं 2 डिग्री की बात करूं, जैसे मैं मान लीजिए ऐसे लेता हूं, ये मेरा ऐसे, ये आपका कार्बो, और कोई मुझसे कहता है इसका बेस के साथ रिएक्शन करो, तो पहली बात तो अब मुझे समझ में आ गई कि अगर सिंपल 2 डिग्री होता है अगर, तो उसमें SN1 की पॉसिबिलिटी भी होती है थोड़ी बहुत, और SN2 की भी पॉसिबिलिटी होती है। SN2 की थोड़ी होती है और SN1 की ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर जो इसका बीटा कार्बन है वो 3 डिग्री है, जिसकी वजह से ये 100% SN1 होगा। इसकी वजह से 2 डिग्री में दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। 2 डिग्री में आपका अगर नॉर्मल 2 डिग्री हो तो उस कंडीशन में आपका थोड़ा बहुत SN1 SN2 दोनों के चांसेस बनते हैं। ये सॉल्वेंट पे फिर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर ये चूंकि आपका 2 डिग्री है, लेकिन ये जो बीटा कार्बन है इसका ये 3 डिग्री है, इस वजह से बेटा ये 100% आपका SN2 होगा, सॉरी SN1 होगा, क्योंकि अब बल्कि ग्रुप अगर में लग गया ना, अगर यहीं पर आपका, खैर अब चलिए एक एक स्टेप को हम फॉलो करते हैं। जब SN1 की हमें चांसेस दिख रहे हैं तो हम उसी स्टेप से देखेंगे, लेके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, हमने इसको, इस रिएक्शन को इस तरीके से, ये CH3 CHX, इस तरीके से ये आपका CH+ और ये आपका CH3 आ जाएगा, OH आपका SN ये प्लस में आ जाता है। अब इसके बाद जरा देखिए, ये आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना, लेकिन 2 डिग्री कार्बोकैटायन को मैंने कहा इंटरमीडिएट बनता है तो इंटरमीडिएट को रीअरेंज करने का टाइम दिया जाता है। तो देखो क्या यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग या किसी तरह की शिफ्टिंग से कोई फायदा हो रहा है? अगर कोई फायदा हो रहा हो तो हम करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे। हमने रीअरेंजमेंट किया, हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग अगर करें ना तो बड़ा अच्छी बात होगी। पता है कैसे? क्यों? क्योंकि यहाँ से ये 2 से 3 बन जाएगा। अगर हमने मिथाइल किया तो देखिएगा फिर मिथाइल करने पर आपका 2 का 2 ही रहेगा, तो फिर फायदा नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि 2 से 3 में जाए, हम चाहते हैं जितना ज्यादा इसकी डिग्री हो जाए उतना अच्छा है। सवाल उठा के सर दोनों करके दिखा दीजिए। हमने कहा चलिए दोनों करके देख लीजिए भाई। अगर आप यहां पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करते हैं, if you are doing 1,2 hydride shifting, if you are doing 1,2 hydride shifting, in that case
CH3, this is your CH3, this is CH3 plus and this is your CH3. अब आप मुझे बताएं 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करेंगे तो क्या करेंगे? 1 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 1 ये 2 यहाँ से यहाँ आ गया। 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद हमें जो मिलेगा वो क्या होगा? वो ये मिलेगा। ये हमें मिला 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर मैं यहाँ पर 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग ना करके 1 2 मिथाइल शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी को देखता तो क्या होता? क्या हुआ? फिर से आपको 2 डिग्री मिल गया। पहले भी आपके पास 2 डिग्री था, फिर आपके पास 2 डिग्री हो गया, फिर से आपके पास 2 डिग्री हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग 1 2 मिथाइल शिफ्टिंग 2 डिग्री इस तरीके का हो गया बेटा। जब 2 डिग्री हो गया तो इससे कोई फायदा हुआ? इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। जब इससे कोई फायदा नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है? इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब किसका हुआ? इसका, जिससे हमें फायदा होगा, जिससे ज्यादा स्टेबल बनेगा, उसी से बनेगा। यहां पर फिर आपका फाइनली कंपाउंड क्या बनेगा? फाइनली कंपाउंड आपका क्या बनेगा? फाइनली आपका ये OH इस पे लग जाएगा, आपके बेस इस पे लग जाएगा, और ये आपका CH3, ये आपका CH2 और ये आपका CH3 बन जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको बताया क्या क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हो सकता है। लेट्स डिस्कस अबाउट एडिशन रिएक्शन। मार्कोनियोफ रूल इसमें फॉलो किया जाता है, इसको हम देखते हैं। एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म में, एडिशन रिएक्शन की हम मैकेनिज्म देखते हैं और मैकेनिज्म फॉलो मार्कोनी और एंटी मार्कोनी मार्कोनियोव रूल, एंटी मार्कोनियोव रूल फॉलो किया जाता है। मार्कोनियोव रूल में क्या होगा? एंटी मार्कोनियोव रूल में क्या होगा? लेट डिस्कस इट। अकॉर्डिंग टू मार्कोनियोव रूल, negative part is added to that doubly bonded carbon which having less number of hydrogen. Negative part is added to that doubly bonded carbon having
less hydrogen, having less hydrogen, जिसके पास कम हाइड्रोजन है। जरा देखते हैं इसके रूल को, इसका रूल क्या होता है। पेजेस ओवर हो गए हैं, नए पेजेस को हम फॉलो करते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। एडिशन रिएक्शन इज बेसिकली जनरली फॉर एल्कीन्स, और यहां पर मैं एक HX को ऐड करना चाहता हूं। अब इस HX में जो एडेंडम, ये कहलाता है एडेंडम। एडेंडम जो ऐड चीज होने वाली है वो एडेंडम कहलाता है। इसमें ये प्लस है, ये माइनस है। तो मैंने कहा था कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम is attached to that doubly bonded carbon which having less number of hydrogen। अब बताइए, इसकी बात ही खत्म हो गई। अब जुड़ेगा इन दोनों पर कहीं, जुड़ेगा इन दोनों पे कहीं, तो इन दोनों पे जब कहीं जुड़ेगा तो डबल कार्बन जो कि कम रखता है उसको बेटा कहते हैं। एक्चुअली ये किस केस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, लेकिन उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया ऑब्जर्वेशन के बाद, उसको उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो आपका जो ये आपका है, ये आपका उस कार्बन पे जुड़ेगा जो डबली बॉन्डेड कार्बन है और जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो मैं इसकी बात करता हूं तो दिस इज बेसिकली CH X और ये आपका CH2H होगा। इस तरीके से ये ऐड होता है। ये देखिए आप, नेगेटिव पार्ट यहाँ पे ऐड हो गया और ये पॉजिटिव पार्ट आपका यहाँ पे ऐड हो गया। इस तरीके से ये एडेंडम बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड मार्कोनी ऑफ रूल। जैसे ये HX हो सकता था, HCN हो सकता था। अगर मैं यहाँ की बात करता, लाइक यहाँ पर ये है, ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन में तो कोई मतलब ही नहीं है, कहीं भी ऐड कर दो। अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है, जहां पर डबली बॉन्डेड कार्बन के इधर उधर बराबर के ग्रुप लगे हों तो उसे सिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं। और जहां पर जैसे डबली बॉन्डेड कार्बन के बाद यहाँ पे देखिए बराबर के ग्रुप नहीं है, इधर ये है, इधर ये दो ग्रुप है, इधर एक ग्रुप है, तो इसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं। इसमें आपका मार्कोनी ऑफ रूल ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए मैं HOH की बात कर लेता, वाटर का एडिशन कर लेता। अगर मैं वाटर का एडिशन कर लेता तो वाटर के एडिशन पे भी क्या होता बेटा, ये आपका नेगेटिव पार्ट है, ये आपका पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाके लगना चाहिए था जिस कार्बन के पास, डबली बॉन्डेड कार्बन के पास कम से कम हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब इसको यहाँ लगना चाहिए था। तो फाइनली तुम्हें बिना मैकेनिज्म के, बिना लंबी चौड़ी कहानी के, यू विल गेट द राइट आंसर, और तुम्हें एक सही आंसर मिल जाता। CH3C CH3OH CHOH एंड बेसिकली CH3। ये आपका CH3 होगा, ये आपका CH3 होगा। ठीक है, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, ये OH माइनस इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा, और ये आपका यहाँ पर H हो जाएगा और इस तरीके से जाएगा। ये आपका नेगेटिव पार्ट यहाँ पर ऐड होता चला गया और बनता चला गया। बेटा जरा समझिएगा किन कंडीशन पे ये आपका H2O हो गया, ये आपका HCN होता तो ऐसा आपका CN माइनस HCN होता। ये आपका अगर NH3 होता तो उसमें NH2 माइनस और H प्लस। बहुत सारी बातें हैं, जितने भी कंपाउंड आप जोड़ना चाहो ऐसे जोड़ सकते हो। ये एसिटिक एसिड को इसमें जोड़ रहे होते तो ये आपका CH3CO माइनस और H प्लस होता, वहां पे ये एडेंडम हो जाता नेगेटिव पार्ट वाला। सवाल उठा कि सर ये मार्कोनी ऑफ रूल यहाँ तक लगता है, और अगर मार्कोनी रूल यहाँ नहीं लगता तो सपोज करिए अगर आप एंटी मार्कोनी ऑफ रूल की बात करें तो ये कहाँ लगता है। तो मैं बात करता हूं, अगर
एंटी मार्कोनी ऑफ रूल। इसे कहते हैं हम खास तौर पे पेरोक्साइड इफेक्ट और खरोश इफेक्ट। ये सब जगह नहीं होता है बेटा, पेरोक्साइड इफेक्ट सब नहीं होता है, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। इन केस ऑफ HX it is only valid for HBr। अगर आप HCl लेंगे, HF लेंगे, HI लेंगे तो वहां पर एंटी मार्कोनी फॉलो नहीं होगा, वहां पर मार्कोनी फॉलो होगा, भले ही आप पेरोक्साइड ले लो साथ में। जैसे अगर ये आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाता और यहां पर आपका ये HBr आप ले रहे हैं और साथ में एक कोई पेरोक्साइड, बड़ा सा कोई आपने पेरोक्साइड ले लिया C6H5CO का होल ट्वाइस, इस टाइप से कोई आपने पेरोक्साइड ले लिया मान लीजिए, तो ये कोई पेरोक्साइड ले लिया तो इसकी मौजूदगी में जो HBr होगा वो एंटी मार्कोनी फॉलो करेगा। एंटी मार्कोनी क्या हो जाएगा कि पहले मार्कोनी क्या था, नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पर डबली बॉन्डेड कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होगा, एंटी मार्कोनी उसका उल्टा हो जाएगा, वहां जुड़ेगा जहां पर कार्बन के पास ज्यादा होगा। तो कार्बन के पास ज्यादा कहां पर है, कार्बन के पास ज्यादा है यहां पर, यानी कि नेगेटिव पार्ट यहां जुड़ जाएगा और फाइनली जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो ये बन जाएगा CH3CH2 CH2Br, ये बन जाएगा। लेकिन याद रखिएगा दिस इज ओनली फॉर HBr। अगर आप HCl ले लोगे या HF ले लोगे या HI ले लोगे, even in presence of peroxide it will give you CH3CH XCH2 X जहां पर आपका क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन। लेकिन हाँ यहाँ पर ब्रोमीन नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन क्या होता है, रीजन क्या होता है, इसमें बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो जाती है, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन इनमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो नहीं हो पाती, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन होती हैं, मस्ट कंडीशंस होती हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है और जिनके बिना कुछ नहीं हो सकता है। और कहां पर ऑक्साइड इफेक्ट लग सकता है, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप। स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप कौन है भाई, जैसे NO2, जैसे SO3H, जैसे CHO, जैसे COOH, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग माइनस आई, जैसे आपका CH3, सब स्ट्रॉन्ग माइनस आई। रिजल्ट विल बी अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी ऑफ तो ये आपका NO2 हो गया, ये आपका SO3 हो गया, ये आपका SO3H हो गया, ये आपका H3 हो गया, है ना। मान लीजिए आपका ये होता और यहां पर NO2 लगा होता और आप यहां पर HX कराते, HCl कराते, तो पता है क्या होता, तब आपका ये ऐसे बनता
सॉरी HCl है ना, Cl जुड़ेगा ना, हाँ तो Cl यहाँ पे जुड़ेगा, Cl ऐसे जुड़ेगा। ये एंटी मार्कोनी बन जाता। इनमें से कोई भी ग्रुप अगर यहाँ लगा होता या यहाँ लगा होता तो और भी खतरनाक बनता, लाइक जैसे ऐसे होता, सीधे आपका कोई स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप यहाँ लगा हो, इनमें से कोई भी लगा हो, तो इससे रिजल्ट आपको हमेशा एंटी मार्कोनी के हिसाब से मिलेगा। इससे रिजल्ट आपको हमेशा एंटी मार्कोनी के हिसाब से मिलेगा। तो अब पेरोक्साइड के केस में देखो सिर्फ HBr दे रहा था, जबकि इसके केस में आपका हर कोई देगा, HBr देगा, HI देगा, क्योंकि यहाँ कहानी पलट चुकी है। देखो बेटा, दुनिया रूल सब कुछ नहीं होते हैं, सारे रूल्स बनते हैं स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए। ये मैकेनिज्म ऐसी है कि स्टेबिलिटी उससे इसी तरीके से मिल सकती है, और जिस तरीके से स्टेबिलिटी मिलती है उसी रूल जाता है। फिर हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। एलिमिनेशन रिएक्शन को कराने के लिए जिन रूल को फॉलो किया जाता है वो दो रूल हैं बेटा। वन है सिट्जेफ रूल, और दूसरा है हॉफमैन रूल। सिट्जेफ रूल आपका E2 मैकेनिज्म, इवन मैकेनिज्म में, सॉरी इवन मैकेनिज्म में हमेशा सिट्जेफ रूल लगता है। इवन ऑलवेज फॉलो सिट्जेफ, E2 फॉलो सिट्जेफ एंड हॉफमैन, दोनों ही हर जगह सिट्जेफ फॉलो करती है, लेकिन 4 ऐसे केसेस हैं जहां पर ये हॉफमैन फॉलो करती है। इवन आपका हमेशा सिट्जेफ ही फॉलो करता है, और इवन CV हमेशा हॉफमैन ही फॉलो करता है ऑलवेज। तो पहले तो यही ऑब्जेक्टिव एक अच्छा बन गया कि इवन CV ऑलवेज फॉलो हॉफमैन रूल, even CV always follow Hoffman rule, even always follow Sittjeff rule। E2 आपका हॉफमैन और सिट्जेफ दोनों फॉलो कर सकता है, लेकिन सिट्जेफ आपके सारे केसेस में फॉलो करता है और हॉफमैन केवल 4 केसेस में फॉलो करता है। इन 4 केसेस को भी हम डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आपको बताऊं सिट्जेफ और हॉफमैन होता क्या है। सवाल उठता है, हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेंगे एल्केल हैलाइड का, और एक H6 के मॉलिक्यूल को निकालेंगे। एक मॉलिक्यूल के निकलने को एलिमिनेट मतलब निकलना, एलिमिनेशन कहते हैं। तो उससे हम सिट्जेफ को फॉलो करेंगे कि हॉफमैन को फॉलो करेंगे। याद रखिएगा सिट्जेफ रूल के हिसाब से X तो निकलेगा ही निकलेगा, X के निकलने के बाद निकलने की बारी आती है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन है बहुत सारे, तो वो हाइड्रोजन निकलेगा बेटा, इसमें बीटा एलिमिनेशन भी होता है, इसमें अल्फा एलिमिनेशन भी होता है, लेकिन बीटा एलिमिनेशन में ज्यादातर आपका ये सिट्जेफ और हॉफमैन के कॉन्सेप्ट आते हैं। अल्फा एलिमिनेशन में ऐसा कुछ नहीं आता। दोनों बातें मैं आपको बता दूंगा। सारे के सारे रूल्स आपके बीटा एलिमिनेशन और नॉर्मली एलिमिनेशन जिनकी बात हम करते हैं वो बीटा एलिमिनेशन ही होता है। तो बीटा हाइड्रोजन कई सारे हो सकते हैं, हो सकता है बीटा हाइड्रोजन आपका X निकलने के बाद बेटा बीटा हाइड्रोजन निकलने की बारी आती है, क्योंकि X जिससे जुड़ा होता है, जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो तो अल्फा ही होता है, उसके बगल वाला बीटा होता है। बीटा हाइड्रोजन के निकलने की बारी आती है तो बीटा हाइड्रोजन कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। सवाल उठता है किस हाइड्रोजन को आप निकालोगे। देखो यहाँ 2 तरह के एलिमिनेशन होते हैं। एक होता है अल्फा एलिमिनेशन, एक छोटा सा आइडिया है जिससे दे देता हूं कि अगर कहीं पर ये वर्ड आ जाए तो आप परेशान ना हो। इसलिए है आपका
CHCl3 H है, H है, H है, H है, और यहाँ पर आपने एल्कोहलिक KOH या कोई भी स्ट्रॉन्ग एल्कली यूज की। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एल्कली यूज की जाती है, और देखिए ये इस जिस हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा था वो अल्फा होता है, तो यहाँ पर आपका ये X निकल गया और इस तरीके से ये आपका CH 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 CH, इसी से अब आपका एक H भी निकल जाता है बेटा। अब यही अल्फा है ना, अब अल्फा से ये H भी निकल गया, जब H भी निकल गया तो ये आपका ऐसे इस तरीके से ये आपका कार्बीन बनता है। तो अल्फा एलिमिनेशन नॉर्मली कार्बीन को जनरेट करता है, क्योंकि देखिए इसी कार्बन से Cl भी निकला और इसी कार्बन से Cl भी निकला, तो दैट इज कॉल्ड अल्फा एलिमिनेशन। लेकिन अब जनरली ऐसा नहीं होता है, जनरली बीटा एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट ज्यादा होता है, जिसमें हम सिट्जेफ, हॉफमैन ये सब ड्रामा जो कर रहे हैं, सारे रूल्स जो फॉलो कर रहे हैं, ये सब के सब बीटा एलिमिनेशन में होगा। अब सवाल इस बात का है किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये रूल्स, मैं आपको बताऊं क्या थी और उसका सोल्यूशन क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट थिंग कि प्रॉब्लम ये थी, प्रॉब्लम सोल्यूशन ये, प्रॉब्लम ये थी कि भाई आपने कोई एल्कोहलिक या कोई स्ट्रॉन्ग एल्कली RO- ऐसे कोई और यूज करी, और भी बहुत सारी स्ट्रॉन्ग एल्कलीज हैं। तो सबसे पहले ये आपका X निकला, X निकल गया। अब X निकलने के बाद यहाँ प्लस आ गया, ठीक। X निकलने के बाद अब बीटा हाइड्रोजन, ये तो अल्फा कार्बन था ना, तो इसके बाद ये बीटा हाइड्रोजन और इसके बाद ये बीटा हाइड्रोजन है। कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और इस बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। सवाल इस बात को याद रखिएगा किससे निकले। तो अगर सिट्जेफ को, तो सिट्जेफ ये कहते हैं कि उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालिए के पास कम हाइड्रोजन हो, यानी कम वाले को और कम कर दो, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसको और कम कर दो, गरीब को और गरीब बना दो, सिट्जेफ कहते हैं। हॉफमैन कहते हैं कि उससे हाइड्रोजन निकालो जिसके पास ज्यादा है। अगर हम सिट्जेफ को फॉलो करें तो प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर हम हॉफमैन को फॉलो करें तब क्या प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको हमें समझना है। यहाँ पे स्पेस कम दिख रहा है, तो थोड़ा सा और डिटेल हम लोग कर लेते हैं अगले पेज पर। अगर इफ आई एम फॉलोइंग, अब यहां से निकलना है X को, तो भाई X को तो निकलना ही है, ठीक। अब X को निकलने के बाद इसके पास ये है बीटा, इसके पास है ये बीटा। अब यहां पर दो रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू सिट्जेफ, यहाँ पे या तो सिट्जेफ के हिसाब से इसे निकालो, सिट्जेफ कहते हैं हाइड्रोजन वो निकलेगा जिस बीटा कार्बन के पास कम से कम हाइड्रोजन होंगे, यानी ये वो इसे हाइड्रोजन को निकालने के फेवर में है। तो इस तरीके से आपको जो एल्कीन मिलेगी वो एक स्टेबल एल्कीन मिलेगी। ये H निकल जाएगा, ये X निकल जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। जब दो सिग्मा टूटेंगे तो एक पाई बनेगा, और इस तरीके से ये आपकी एल्कीन मिल जाएगी, ठीक। आप सब जानते हो वो एल्कीन उतनी ज्यादा स्टेबल होती है जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा H होते हैं। इसके पास बेटा बहुत अल्फा H है, 9 अल्फा H है, तो ये बहुत स्टेबल एल्कीन है। अगर इसी में हम हॉफमैन को फॉलो करते, वो कहते हैं कि X को निकालने के बाद हाइड्रोजन को वहां से निकालो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। आप अगर ऐसा फॉलो करोगे तो ये आपका ये आएगा, ये एल्कीन आएगी। आप सब जानते हो ये आपका हॉफमैन प्रोडक्ट है, ये आपका सिट्जेफ प्रोडक्ट है। ये आपका हॉफमैन प्रोडक्ट है और ये आपका सिट्जेफ प्रोडक्ट है बेटा। हॉफमैन प्रोडक्ट है और सिट्जेफ प्रोडक्ट है। ये प्रॉब्लम थी, उसका ये सॉल्यूशन था। हॉफमैन कहते हैं कि जो अनस्टेबल एल्कीन होती है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, वो कहते हैं कि ये मेजर प्रोडक्ट होगा। सिट्जेफ के हिसाब से ये मेजर है,
और हॉफमैन के हिसाब से ये मेजर है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पर कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है कि जो वो 4 केसेस नहीं है जिन 4 केसेस में हॉफमैन का प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होता था। इसका मतलब हम इन दोनों में अगर हम बात करें कौन सा सही है तो हम कहेंगे ये वाला सही है, क्योंकि यहाँ पर आपका सिंपल बहुत अच्छा इवन या इवन दिखाई दे रहा है, मुझे इवन दिखाई दे रहा है। और जब इवन दिखाई दे रहा है तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। इवन में तो सिर्फ हमेशा फॉलो होता ही है। E2 भी अगर यहाँ पे फॉलो होता तो भी कोई मसला नहीं था, और लेकिन वहां पे 4 केसेस नहीं है वो कि जहां पर हमें ये सोचना पड़े कि गामा कार्बन अगर हमारा क्वाटरनरी होता है तो उस कंडीशन में हमारा हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट होता है, पहली केस। अगर हमारा ये जो आपका बल्कि अगर आपका ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है, लिविंग ग्रुप होता है, ये बहुत ही बल्कि हो तब हमारा ये हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट। इसके अलावा तीसरी केसेस में बेटा अगर ये हमारा जो ये प्रोडक्ट, ये हमारा जो बेस है, ये बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस हो, इसका निकलना मुश्किल हो, इसकी लिवेबिलिटी बहुत कम हो, उस केस में भी हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होता है। या फिर अगर गामा बीटा अनसेचुरेशन, बीटा गामा अनसेचुरेशन हो, डबल बॉन्ड वहां पे प्रेजेंट हो, तो उस सिचुएशन में भी हमारा अगर गामा कार्बन आपका sp2 यानी कि वही आपका बीटा गामा के बीच में डबल बॉन्ड है, तो उस सिचुएशन में भी हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो ये 4 केसेस होते हैं जिनमें हॉफमैन मेजर बनता है, बाकी सब में सिट्जेफ याद रखो। बस 4 केसेस को याद रखो जहां पे हॉफमैन बनता है। तो वो 4 केस जहां पे हॉफमैन बनता है, पहला केस है अगर गामा कार्बन इस क्वाटरनरी, अगर गामा कार्बन आपका 4 डिग्री है तब ऐसा होगा। बल्कि बल्कि न्यूक्लियोफाइल, बल्कि लिविंग ग्रुप, तब ऐसा होगा। बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है, आराम से नहीं निकल पा रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। पुअर लिविंग ग्रुप कब होता है? जब बेस स्ट्रॉन्ग होता है, आराम से नहीं निकल पा रहा है, तब ये होगा। या फिर हमारा डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन बीटा एंड गामा, पाई बॉन्ड is present between बीटा एंड गामा। गामा और बीटा के बीच में अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तब भी इन चारों केसेस में बेटा हॉफमैन प्रोडक्ट ऐसे मेजर प्रोडक्ट होगा। ऐसे याद रखो, वरना कहां तक याद रखोगे कौन क्या है। हॉफमैन एज ए मेजर होगा। और इसके अलावा पांचवा केस है इवन सीबी। इवन सीबी, बस अगर कहीं इवन सीबी का कंडीशन आ जाए तो हॉफमैन एज ए मेजर होगा। अदरवाइज एवरीवेयर प्रोडक्ट विल बी अकॉर्डिंग टू सिट्जेफ। अदरवाइज प्रोडक्ट विल बी अकॉर्डिंग टू सिट्जेफ। प्रोडक्ट विल बी अकॉर्डिंग टू सिट्जेफ। सिट्जेफ की तरह ही ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, सिट्जेफ से ही इसका लेना देना होगा। तो ये सिट्जेफ, हॉफमैन, सिट्जेफ का भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पूरा सीख लिया कि सिट्जेफ में क्या होता है, हॉफमैन में क्या होता है। ठीक है ना बेटा? रीअरेंजमेंट तो मैं तो आप देख ही चुके हो। रीअरेंजमेंट की ऐसी कोई रूल्स या मैकेनिज्म नहीं होती है। रीअरेंजमेंट की तो सिंपल सी मैकेनिज्म है, किसी की मौजूदगी में कोई चीज हटी और कोई चीज आके लग गई, है ना?
तो वो तो खैर रिएक्शंस जैसी जैसी आएंगी वैसे वैसे आप देख लोगे। ये बेटा पार्ट था आपका मैकेनिज्म का, जिस मैकेनिज्म में आपने बहुत सारे रूल्स को समझा, मार्कोनियोव, वेंटेरी मार्कोनियोव, सिट्जेफ रूल, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, ये था आपका सम बेसिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के कंप्लीट लेक्चर्स। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हाइड्रोकार्बन। थैंक यू।